नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने आज दिग्विजय स्टेडियम का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि स्टेडियम की हालत खराब है और सुधार की तत्काल जरूरत है। खिलाड़ियों से बातचीत में उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही स्टेडियम को बेहतर बनाया जाएगा। स्टेडियम सभी खिलाड़ियों के लिए खुला रहेगा। इस बार राजा सर्वेश्वर दास हॉकी टूर्नामेंट दिग्विजय स्टेडियम में आयोजित होगा। हमें टर्फ और सुविधाओं और सुधारना होगा ताकि खेल आयोजन सुचारू रूप से हो सके। पिछले साल टर्फ खराब होने की वजह से टूर्नामेंट रद्द हुआ था। इस बार स्टेडियम की मरम्मत और तैयारी को लेकर खेल संघ और अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। आज सब खिलाड़ियों से मिलने आए थे, जो फुटबॉल के बच्चे हैं, क्रिकेट की जो खेल रहे हैं, जो यहाँ पे उनके कोच हैं, प्रशिक्षक हैं और खेल के जो रुचि लेने वाले राजनांदगांव के खेल संघ के पदाधिकारी थे। यहाँ महापौर जी हैं, जिलाध्यक्ष जी है और पूरे टीम है। सब मिलाकर जो आने वाले 1.5-2 माह बाद राष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट हॉकी का होता है, जो पिछले साल नहीं हो पाया। सूर्यमुखी देवी के नाम से जो वो एक गैप हो गया था, उसको अभी से उसकी शुरुआत करेंगे तभी वो हो पाएगा जनवरी के सेकंड वीक में। तो उसके लिए भी आज बैठ के कलेक्टर से और अधिकारियों से बात करेंगे और संघ से बात करके तत्काल उसके लिए राजनांदगांव की अनुमति मिले। और जो छोटे मोटे रिपेयर के काम है, लाइट के काम है, स्प्रिंकलर का काम है, उन काम के लिए भी बैठ के बात करेंगे। ये सुविधाएं तत्काल राजनांदगांव में शुरू कैसे हो सकता है, उसमें प्रशासन से, विधायक मत से या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से और क्या जरूरत है, उस जरूरत को भी पूरा करेंगे। और एक खेल का वातावरण जो थम सा गया था, उसको और गतिशील बनाने के लिए सभी क्षेत्र में, सिर्फ हॉकी नहीं, फुटबॉल में भी, क्रिकेट में भी, चेस में भी जो राजनांदगांव की पहचान है, इन सब खेल के बारे में बात करके और अच्छे आयोजन हो राष्ट्रीय प्रदेश स्तर के। इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है, टर्फ उसकी पूरी तरह से खराब हो चुकी है। सर्वेश्वर दयाल जो हॉकी टूर्नामेंट होता है, उसकी प्रक्रिया को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए अभी कलेक्ट्रेट में जाके हम लोग बैठ के जिलाधीश रहेंगे और खेल संघ के लोग रहेंगे। बात यूज के लायक बनाया जा सकता है कि टोटल रिजेक्ट हो गया है, उसके अनुसार उस पर आगे बढ़ता। डॉक्टर साहब, इस स्टेडियम को आपने आमूल परिवर्तन करके नया बनवाया है और खेल के विकास के लिए लगातार राशि जारी की है। आपको लगता है कि इस स्टेडियम का वैसे उपयोग नहीं हो पा रहा है? लगता है ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो, जब इतना बड़ा स्टेडियम है और सभी खेल संघ के लोग भी इसमें इच्छुक है। उधर रायपुर में बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर किरण बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि मेहतारी वंदन योजना में ई-केवाईसी को लेकर कांग्रेस झूठ बोलकर भ्रम फैला रही है। कोई भी पात्र महिला इस योजना के लाभ से वंचित न रहे, इसलिए सरकार ई-केवाईसी करा रही है। इस पीसी में किरण बघेल ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेहतारी वंदन योजना जो विष्णुदेव सरकार के द्वारा लागू की गई है, हमने घोषणा पत्र में मोदी जी की गारंटी के तहत ये योजना लागू करने की बात कही थी, जो कि बहुत फ्लैगशिप और बहुत ही ऐतिहासिक योजना रही है, जिसके तहत पात्र महिला, विवाहित पात्र महिला के खाते में 1000 हर माह जारी की जा रही है हमारे विष्णुदेव सरकार के द्वारा। इस योजना का उद्देश्य था महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और सशक्त करना, उनको आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना, और यही उद्देश्य के साथ हमने ये योजना चालू की, जारी की, जिससे महिलाएं, लगभग छत्तीसगढ़ की 70 लाख महिलाएं लाभान्वित हो रही है। ग्रामीण स्तर की महिलाएं, गरीब तबके की महिलाएं इस योजना से न सिर्फ लाभ ले रही है, बल्कि उनके जीवन का स्तर भी सुधार आ रहा है और कहीं न कहीं उनको आर्थिक रूप से मजबूती मिल रही है। वो सेविंग्स कर रही हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए भी कुछ नया करने का सोच रही है। ये संभव हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ विष्णुदेव की सरकार में, मोदी जी के गारंटी के तहत। जब मोदी जी वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो वो कहते ही नहीं है बल्कि करके दिखाते हैं।
यह महतारी वंदन योजना भी साबित करती है। लेकिन कुछ दिनों से कांग्रेस ये भ्रम फैलाने का काम कर रही है। अगर इस योजना में लागू होने से शुरुआत से अगर बात करूं तो जब ये योजना लागू हुई, हमारी सरकार बनने के बहुत कम समय में ही ये योजना जल्द से जल्द लागू हो गई और महिलाओं को बिना रोके हर माह ये इस योजना के तहत किस्त उनके खाते में आने लगी। तो कांग्रेसियों ने पहले ये भ्रम फैलाया कि ये योजना सिर्फ नगरीय निकाय चुनाव या जिला पंचायत या लोकसभा चुनाव तक ही जारी रहेगी और जैसे ही चुनाव संपन्न होंगे ये योजना बंद कर दी जाएगी। इसके ठीक के विपरीत इन्होंने जो भ्रम फैलाने का काम किया उस पर विष्णु सरकार का तमाचा पड़ा और ये योजना निरंतर लागू है। अभी तक हमने 21 किस्त महिलाओं के खाते में जारी कर चुके हैं। लगभग 2 साल के बाद जब यहाँ पे केवाईसी की बात आई, विभागीय केवाईसी जब शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य है कि कुछ त्रुटियां पाई गई, आधार कार्ड में नंबर कुछ अलग थे या उनके अकाउंट में कुछ अलग थे और उसकी पुष्टि की गई ताकि फर्जी लोग को भी इस योजना से बाहर रखा जाए। तो फिर से कांग्रेसियों ने भ्रम फैलाने का काम किया कि ये केवाईसी नहीं बल्कि इसमें नाम काटे जाएंगे, बल्कि ये बात सही नहीं है। इसका उद्देश्य है सिर्फ आधार को उनके डॉक्यूमेंट्स के साथ लिंक किया जाए और अगर कोई अपात्र व्यक्ति है, फर्जी कोई व्यक्ति है, तो उसको इस योजना से बाहर किया जाए। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार कांग्रेस बार बार ये भ्रम फैलाती है कि ये योजना बंद हो जाएगी या इसमें नाम कट रहे हैं। ये दोनों ही बात गलत है। हमारी सरकार जो कहती है, जो महिलाओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता है, विष्णुदेव सरकार की हो या मोदी जी की सरकार की हो, वो प्रतिबद्धता न सिर्फ अपना निभा रही है बल्कि आगे भी जारी रखेगी। अगर मोदी जी की बात करूं तो अगर महिलाओं के बारे में कोई चिंता करते हैं सही मायने में तो सिर्फ मोदी जी और भाजपा की सरकार है। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि लाल किले के प्राचीर से कोई शौचालय की बात करेगा, महिलाओं के लिए सम्मान घर की बात करेगा, उज्ज्वला गैस की बात करेगा, ग्रामीण की महिलाओं को धुएं से आजादी मिलेगी, 33% आरक्षण की बात करूं या मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से आजादी की बात करें। तो महिलाओं के लिए जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय हैं वो मोदी सरकार और भाजपा की सरकार ले रही है। और छत्तीसगढ़ की बात करूं तो विष्णु सरकार जो संवेदनशीलता के साथ महिलाओं को सशक्त करने का निर्णय लिया है वह निरंतर जारी है और अब तक इस योजना से 70 लाख महिलाएं को 21वीं किस्त मिल चुकी है। और जो कांग्रेस ये भ्रम फैलाने का काम कर रही है कि ये नाम काटे जाएंगे या योजना रोके जाएंगे, ये बिल्कुल सत्य नहीं है। ये योजना चालू रहेगी और महिलाओं को जो सशक्त करने का, आत्मनिर्भर करने का काम हमारी विष्णुदेव की सरकार कर रही है वो निरंतर जारी रहेगी। उधर बीजापुर जिले में हाल ही में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में 3 महिला सहित कुल 6 माओवादी मारे गए हैं और एक घायल माओवादी को गिरफ्तार भी किया गया है। दरअसल बता दें कि बीजापुर जिले के नेशनल पार्क क्षेत्र में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच में मंगलवार सुबह से रुक कर जो है मुठभेड़ हुई और सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में डीआरजी, एसटीएफ और अन्य बल शामिल थे। मारे गए माओवादियों में 3 महिलाएं भी थीं और 4 घायल माओवादी पकड़े गए हैं। इनमें से एक को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। घटनास्थल से इंसास राइफल, स्टेनगन 303 राइफल, विस्फोटक सामग्री सहित अन्य माओवादियों सामान बरामद किया है। क्षेत्र में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है ताकि अन्य माओवादियों का पता लगाया जा सके। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुरक्षा बलों की बहादुरी की सराहना की है। बीजापुर का नेशनल पार्क क्षेत्र मंगलवार की मुठभेड़ में मारे गए माओवादी कुल 6 महिला, 3 महिला शामिल हैं, एक गिरफ्तार हुआ है। शनाख्ती के बारे में एक बार और स्पष्ट करना चाहूंगा। डीवीसीएम कन्ना उर्फ बुचना जो मध्य डेयरी कमेटी का इंचार्ज है, जिनके ऊपर 8 लाख इनाम है। डीवीसीएम उर्मिला जो पापाराव की पत्नी है, वर्तमान में पामे डेयरी कमेटी का सचिव है, जिनके ऊपर भी 8 लाख इनाम है। एरिया कमेटी मेंबर जगत जो पामे मध्य डेयरी कमेटी का सदस्य है, जिनके ऊपर 5 लाख इनाम है। पार्टी सदस्य पामे डेयरी कमेटी का देवर है, जिनके ऊपर 2 लाख इनाम है। उसी प्रकार मध्य डेयरी कमेटी के पार्टी सदस्य भगत, उनके ऊपर भी 2 लाख इनाम है। और मध्य डेयरी कमेटी का अन्य एक सदस्य है, पार्टी मेंबर मंगली है, जिनके ऊपर भी 2 लाख इनाम
इस प्रकार तीनों महिला एवं 3 पुरुष महोदयों का शिनाख्ती हुई है और मुठभेड़ स्थल से वेपन के हिसाब से देखा जाएगा 2 इंसास राइफल, एक 303 राइफल, एक 9mm कार्बाइन और अन्य जो लोकली फैब्रिकेटेड मजल लोडिंग राइफल्स और काफी बड़ी संख्या में अम्यूनिशन और अन्य दैनिक उपयोग सामग्री, विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है। और घटनास्थल आसपास इलाके में लगातार अभी डीआरजी, एसटीएफ, बस्तर फाइटर, सीआरपीएफ एवं अन्य सुरक्षा बल द्वारा आसपास इलाके में अभी भी लगातार सर्चिंग की जा रही है। जैसा हम सबको विदित है, जो शासन के मंशानुरूप और क्षेत्र की जनता का इच्छानुरूप लगातार सुरक्षा बल द्वारा एक संकल्प के साथ बस्तर संभाग के अंतर्गत जो माओवादी विरोधी अभियान में प्रभावी रूप से कार्य करते आ रहे हैं। जो भी विषम परिस्थिति है, यदि बरसात के सीजन हो या गर्मी का मौसम हो, पहाड़ हो, जंगल हो, अन्य जितना भी जो कठिन परिस्थिति है, लगातार उन परिस्थिति को भी सामने करते हुए सुरक्षा बल द्वारा, पुलिस द्वारा अभियान संचालित करने का परिणाम स्वरूप बस्तर संभाग के अंतर्गत विगत 20 महीने में लगभग 450 माओवादी का डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात रिकवर की गई थे। उसमें खासतौर पर यदि हम जिला बीजापुर की बात करेगा, जो अकेला जो जिला बीजापुर में 20 महीने में 202 माओवादी का डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात बरामद की गई। हमारा मेन जो ऑपरेशनल थिएटर जिला बीजापुर और जिला नारायणपुर का बुजुमान एरिया है। उधर सक्ती में गरीबों के दिए जाने वाले राशन में हेराफेरी का मामला सामने आया है। ऑनलाइन तो राशन देने की एंट्री की जा रही थी, लेकिन असल में लोगों को यह राशन नहीं मिल रहा था। राशन की इसी हेराफेरी पर हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। सरकार आम जनता तक सुविधाएं पहुंचाने की तमाम कोशिशें कर ले, लेकिन ये सुविधाएं लाभार्थियों तक पहुंचाने वाले लोग बीच में ही गरीबों के हक पर डाका डाल देते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है छत्तीसगढ़ के सक्ती से, जहां सक्ती के ग्राम पंचायत हरेठी में महीनों से सरकारी राशन में हेराफेरी हो रही है। कलेक्टर से शिकायत के बाद मामला सामने आया और जांच करने खाद्य विभाग के अधिकारी गांव पहुंचे। बताया जा रहा है कि 400 से ज्यादा राशन कार्ड धारियों को महीनों से चना नहीं दिया जा रहा है। चना मिला नहीं साहब, अभी 3 महीना करीबन हो गए हैं, चौथा महीना भी नहीं मिले हैं। राशन कार्ड में चढ़ा भी दे है, बेच के खा रहे है। वो अब अगर इंसाफ चाहता ना मन, हाँ कार्रवाई होना चाहिए। ग्राम पंचायत हरेठी पंचायत में तो राशन कार्ड में सब जने का किसी में 6 पैकेट, किसी में 10 पैकेट, किसी में 12 पैकेट चढ़ा दिया गया है और वितरण नहीं किया गया है। और जानकारी के हिसाब से 45 कुंटल लगभग सामने आया है। अभी जांच चल रहा है ना चना के बारे में, तो अभी तक पूरा खुलासा नहीं हुआ है। अभी जानकारी में उतना आया है, अभी साहब आए हैं जांच के लिए। क्या लग रहा है इसमें 45 क्विंटल तो सामने आ गया, उसके अलावा भी और गड़बड़ी हो सकती है? जांच चल रहा है, इसके आगे हो सकता है वो उसमें क्या बोलते हैं चावल में भी कमी बताया जा रहा है। 150 कुंटल का वो चल रहा है कमी, आगे जांच में पता चलेगा। साहब आए हैं और कई महीने से भी हो सकता है। फिलहाल तो 3 महीने का सामने आ चुका है। 3 महीने का चढ़ा रहा था, वितरण नहीं कर रहा था, तो पता लगा तो फिर शिकायत किए हैं हम लोग। सभी ग्रामीण लोग इकट्ठा हुए हैं। अभी मौके पर पहुंचे खाद्य विभाग के अधिकारियों ने हितग्राहियों से राशन की जानकारी ली। खाद्य निरीक्षक अजीत कुजूर ने बताया कि ग्राम हरेठी में पीडीएस दुकान का संचालन ग्राम पंचायत के अधीन हो रहा है। सक्ती जिले में कई ग्राम पंचायतों में भी इसी प्रकार पीडीएस वितरण में अनियमितता की बात सामने आई है। जांच में पहुंचे अधिकारियों ने बताया कि चना वितरण में गड़बड़ी पाई गई है। कितने की गड़बड़ी हुई है इसका आकलन किया जा रहा है, जिसके बाद संबंधित पीडीएस संचालक पर कार्रवाई की जाएगी। ग्राम पंचायत हरेठी के ग्रामीणों द्वारा शिकायत की गई थी कि माह जून 2025 में शासकीय मूल्य दुकान हरेठी से चना का वितरण नहीं किया गया था, जबकि ऑनलाइन उनके राशन कार्डों में चना का एंट्री कर दिया गया है, जिसकी जांच मेरे द्वारा आज यहाँ गांव में उपस्थित होकर की गई। जिसमें प्राथमिक तौर पे यह पाया गया कि अधिकांश राशन कार्डों में जून 2025 में चना का वितरण भौतिक रूप से नहीं किया गया है, किंतु ऑनलाइन
जारी कर दिया गया है। शासकीय उचित मूल्य दुकान हरेठी का संचालन ग्राम पंचायत हरेठी द्वारा किया जा रहा है और उक्त माह में कोमल जांगड़े एवं सुखीराम चौहान द्वारा खाद्यान्न वितरण किया गया था। देखिए, इसमें तो विस्तृत जांच रिपोर्ट बनने के बाद में कितनी मात्रा में अनियमितता की गई है इसकी जानकारी हो पाएगी। बाकी प्राथमिक तौर पे ये पाया गया है कि अनियमितता की गई है। देखिए, इसमें अगर आरोप तय हो जाते हैं तो वसूली की कार्रवाई अनुभागीय अधिकारी राजस्व शक्ति के द्वारा की जाएगी। नहीं, देखिए, ये आगे रिपोर्ट बनने के बाद में स्थिति हो पाएगी। प्राथमिक तौर पे तो अनियमितता पाया गया है तो दुकान निलंबित या निरस्त किया जाना उचित होगा। खाद्य निरीक्षक ने जांच के आदेश तो दे दिए, हालांकि देखना ये होगा कि गरीबों के हक पर डाका डालने वालों पर कार्रवाई कितनी सख्त होती है। ब्यूरो रिपोर्ट। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजनांदगांव शहर के बूढ़ा सागर तालाब में पिछले 3 दिनों से बड़ी संख्या में मछलियां मरी पड़ी हैं। तालाब के आसपास बदबू का आलम ऐसा है कि लोगों का वहां रुकना मुश्किल हो गया है। लोग बताते हैं कि यह नजारा कुछ साल पहले रानी सागर में भी देखने को मिला था, जहां मरी हुई मछलियां 4 दिनों तक नहीं उठाई गई और पूरे इलाके में सांध फैल गई थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि तालाब में गंदगी बढ़ने और पानी में ऑक्सीजन की कमी के कारण मछलियां मर रही हैं। नगर निगम के अधिकारी अभी तक मौके पर नहीं पहुंचे हैं, जिससे लोगों में नाराजगी भी बढ़ती जा रही है। नगर की कुलदेवी शीतला माता से लगा हुआ बूढ़ा सागर का एक ऐतिहासिक महत्व है और एक समय ये यहाँ का एक जीवन रेखा था, बूढ़ा सागर और रानी सागर। वर्तमान में बहुत ही दयनीय स्थिति है, जहां हम शीतला माता को एक पर्यटन के रूप में जो सरकार के द्वारा घोषणा की गई है, ऐसी स्थिति में लगा हुआ सरोवर की सुरक्षा और देखभाल नितांत आवश्यकता शासन की है। पर ये देखा जा रहा है कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद सौंदर्यीकरण दूर की बात है, वहाँ जल जो है इतना प्रदूषित हो चुका है कि जो जलचर है, मछलियां हैं, वो मर रही हैं। किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। यह सिर्फ जलचर के लिए ही नहीं, वरन मानव और स्वास्थ्य के लिए भी संकट में है, क्योंकि वही मछलियां जब बाजार में जाएंगी तो उपभोग करने वालों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ेगा। दूसरा, जल जो है इतना ज्यादा प्रदूषित हो चुका है कि माता शीतला के जो भक्त हैं, जब वो हाथ मुंह धोने के लिए जाएंगे दर्शन के लिए, उनके त्वचा पर भी इसका बहुत गलत प्रभाव पड़ेगा। इस संबंध में मैं शासन को, नगर निगम है और जो इनके जो मूल मालिक जो है अपना राजगामी जो है, उनको मैं निवेदन करूंगा, साथ ही सारे सामाजिक संस्थाओं से, सब लोग एक होकर के इसकी रक्षा करें। वास्तव में बूढ़ा सागर जो है, जो सबकी रक्षा करता है, बूढ़ा देव, आज हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसकी रक्षा करें और उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जो जल प्रदूषण है उसको जितना ज्यादा जल्दी से जल्दी हो सके उस पर कुछ न कुछ उपाय करें और एक ठोस कदम उठाएं। ये हर साल की समस्या है। आखिर स्थायी काम का निस्तारी भी करते लोग लगातार तो मरी रही है, लेकिन निस्तारी भी करते। तो उनके साथ में ये हो रहा है। आज देखिए कि उनके जो है शरीर में स्किन जो है, त्वचा संबंधी रोग जो है काफी संख्या में बढ़ रहा है और उसका मूल कारण यही है, पानी गंदा है। गंदा पानी में आदमी नहा रहा है। कई लोग जो है कुछ ग्रहण भी करते हैं, जल भी ग्रहण करते हैं। आखिर इसका स्थायी समाधान कब होगा?
क्या हम जब स्थिति विकट हो जाएगी तब ध्यान देंगे तो क्या मतलब है। मैं सारे संस्कारधारी जो जनता है यहाँ की, जिसमें सर्वहारा वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, शासन है, प्रशासन है और जितने भी जो सेवाभावी संस्थाएं, सबसे निवेदन करूंगा इसमें एक हो जाए और इस पर जो है ठोस कार्रवाई करें। शहर में अंग्रेजी प्रीमियम शराब दुकान खुलने से वार्डवासी भड़क गए हैं और मौके पर पहुंचकर जमकर इसका विरोध किया। वार्डवासियों ने कहा कि ये माहौल बिगाड़ने और बच्चों पर नकारात्मक असर पड़ने का खतरा बढ़ जाएगा। बता दें कि जिससे सामाजिक माहौल प्रभावित होगा। शराबी शराब पीकर रोड में लड़ाई और गाली गलौज करते हैं। नशे में रोड में पड़े रहना, फिर वहीं हालात देखने को मिलता है। शराब दुकान खुलने पर वार्डवासी नाराज दिखाई दिए। वहीं फिलहाल अंग्रेजी प्रीमियम शराब दुकान को बंद कर दिया है। उनको भी इसकी कोई जानकारी नहीं है। बिन बताया गया यहाँ पे वाइन शॉप खोली जा रही है। 1 महीने से यहाँ पे मेडिकल इक्विपमेंट, सर्जिकल मेडिकल सामान का संचालन हो रहा था। यहाँ पे कल रातों रात अचानक से 11 बजे दुकान से सारा सामान गायब करके यहाँ पे CSMCL का बोर्ड लगा दिया गया है। रात के 11 बजे, 11:30 बजे रात के यहाँ पे 1109 गाड़ी के थ्रू वाइन, दारू सब यहाँ पे शिफ्ट किया जा रहा था। हमने पूछा तो बोले यहाँ पे दारू दुकान खुल रही है। हम जब ये बन रहा था तब से पूछ रहे हैं तो बोले मेडिकल दुकान खुल रही है। हमने इस चीज का विरोध आज सुबह इसीलिए किया है क्योंकि ये हमारा रेसिडेंशियल एरिया है। हम यहाँ घर परिवार के साथ रहते हैं। अगर इनको खोलना ही था हमको पहले से इन्फॉर्म कर देना चाहिए था कि हम यहाँ पे वाइन शॉप खोल रहे हैं। हम पहले विरोध कर देते। आज हम खोलने के दिन क्यों विरोध करते? क्योंकि हमको इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। आजू बाजू में भी रेसिडेंशियल प्लॉट है, यहाँ पे काम चालू हो रहा है। आप ही सोचिए कैसे कोई यहाँ पे रहेगा। हम यहाँ पे रेसिडेंशियल प्लॉट है, हम यहाँ पे वाइन शॉप खोलने नहीं देंगे। अधिकारियों से भी हमको ये आश्वासन मिला है कि जब तक ये मैटर नहीं सुलझता है यहाँ पे दुकान नहीं खुलेगी। हम ये दुकान खोलने ही नहीं देंगे रेसिडेंशियल एरिया में। आपको जहां खोलना है आप खोल सकते हैं, लेकिन हम रेसिडेंशियल एरिया हमारे घर के पास दुकान खोलने नहीं देंगे। जी, अभी यहाँ नंदई में एक रिहायशी इलाके में प्रीमियम वाइन शॉप खुलने की घटना मिली है, सूचना मिली, प्राप्त हुई है हमें। और हमारे द्वारा ये पता चला कि यहाँ पे सोसाइटी है, उनके बीच में रेजिडेंशियल इलाकों के बीच में एक प्रीमियम शॉप आज सुबह संचालित होना शुरू हुई। तो हमारे द्वारा विजिट किया गया है और यहाँ पे विद्रोह का माहौल था कि हम रहवासियों के बीच में यहाँ कैसे ओपन हो रही है। तो हमने यहाँ पे बैठ के यहाँ के लोगों से विचार विमर्श किया है और हम अभी इसको इमीडिएटली यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं, ताला लगवा रहे हैं। यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूशन की कार्रवाई बिल्कुल नहीं होगी और इनके द्वारा हम आमंत्रित कर रहे हैं इनको, हमारे टीम को हमारे साथ बैठेंगे, हमारे उच्च अधिकारी, आबकारी की टीम, संयुक्त जिले की टीम एक साथ बैठ के जो भी इनके प्रस्ताव है, जो भी इनकी बात है, ये सुन के एक फाइनल वहाँ पे निराकरण और कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। उसके बाद ही जो भी एक्शन लेना है लिया जाएगा। उसके पहले तक अभी इसको हम संचालित करने से रोक रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।